नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन AIBD के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये जो आज का डिस्कशन है हमारा, ये प्रीलिम्स और GS पेपर एथिक्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मीडिया एथिक्स के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबरों में क्यों है ये चीज और AIBD ये क्या है, इसके विजन, मिशन एवं उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाएगी। और चूंकि ये टॉपिक मीडिया से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो हम लोग इसमें ये समझेंगे कि मीडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या है, मीडिया के लिए आचार संहिता, और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया समाचार जो है उनकी वेबसाइट के लिए भी आचार संहिता के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये खबरों में क्यों बना हुआ है। अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने 19-20 सितंबर 2022 को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD की 47वीं वार्षिक सभा और 20वीं बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर AL मुरुगन जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अपूर्व चंद्रा और AIBD की निदेशक सुश्री फिलोमिना ज्ञान प्रकाशम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस बैठक में कई तरह की चर्चाएं, प्रस्तुतियां और विचार विनिमय सत्र हुए। विशेष रूप से महामारी के बाद का युग कैसा होगा, उसमें प्रसारण के एक मजबूत भविष्य के निर्माण के विषय पर यह ध्यान केंद्रित किया गया था। इस पर्टिकुलर बैठक में सहकारी गतिविधियों और विनिमय कार्यक्रमों के लिए एक पंचवर्षीय योजना को भी अंतिम रूप दिया गया। सभी भाग लेने वाले देशों और सदस्य प्रसारकों ने एक अस्थायी प्रसारण वातावरण, नवीनतम प्रौद्योगिकी, जानकारी, बेहतर कंटेंट निर्माण, विभिन्न सहकारी गतिविधियों के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। अब आइए जानते हैं कि AIBD क्या है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD की स्थापना अगस्त 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत UNESCAP के देशों की सेवा करने वाला एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है और इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है। ITU, UNDP और यूनेस्को इस संस्थान के संस्थापक संगठन है और वह सामान्य सम्मेलन के गैर मतदान सदस्य हैं, अर्थात ये लोग अपना वोट नहीं डालते हैं। AIBD की पूर्ण सदस्यता संप्रभु राज्यों तक ही सीमित है और उन्हें देश के प्रसारण प्राधिकरण को लाभार्थी के रूप में नामित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। AIBD के वर्तमान में 26 पूर्ण सदस्य देश हैं, जिसमें 43 संगठनों का प्रतिनिधित्व है और 50 संबद्ध सदस्य संगठन है, जिनकी कुल सदस्यता 93 है, जो 46 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। और एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका में इसके 50 से अधिक भागीदार हैं। अब आइए जानते हैं AIBD का विजन, मिशन और उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विजन की बात कर लेते हैं। नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत, एकजुट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण प्राप्त करना, ये AIBD का विजन है। मिशन की अगर बात करें तो AIBD का उद्देश्य उद्योग में उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरण प्रदान करके और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बेंचमार्क सेट करने वाली नवीनतम रुझानों को पेश करके मीडिया के विकास को नया करना और प्रेरित करना है। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो AIBD की रणनीतिक योजना संस्थान से एशिया प्रशांत क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नीति में संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य करके अपने वर्तमान और भविष्य के सदस्यों के लाभ को उभरते हुए वर्तमान और वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों का पूरा ध्यान रखते हुए अधिक मुखर भूमिका निभाने का ये आह्वान करता है। अब आइए जान लेते हैं मीडिया के लिए आचार संहिता क्या है। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड जान लेते हैं। दरअसल AIBD के कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा था कि न्यूज चैनल पोलराइजेशन और फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने वाले प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी विश्वसनीयता डाउन हो रही है, खत्म हो रही है।
आगे श्री ठाकुर जी ने कहा कि मुख्य धारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने का डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि मुख्य धारा के मीडिया चैनल है। वास्तविक पत्रकारिता में बिना मनगढ़ंत खबरों की रिपोर्टिंग करना और सभी पक्षों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मंच देना शामिल है। अनुराग ठाकुर जी द्वारा कही गई बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मीडिया है वो दो धड़ों में बटी है, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। ये पूरे विश्व के मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग अपने भारतीय संदर्भ में देखें तो कुछ मीडिया चैनल, जैसे अगर आप जी न्यूज, न्यूज 18, रिपब्लिक, ये सब अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उग्र राष्ट्रवाद अपने चरम पर है। ये लोग एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष को जो है टारगेट करने में लगे रहते हैं, उनको कॉर्नर करने में लगे रहते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग जैसे एनडीटीवी, द क्विंट, स्क्रॉल, इस टाइप के न्यूज चैनल को अगर हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं साम्यवाद आने वाला है, इस तरीके की स्थिति है। इसलिए जब भी आप मीडिया चैनलों को देखें तो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल अवश्य करें। कुल मिला के कहने की बात यह है। तो मीडिया को उन्होंने खरी खोटी भरपूर मात्रा में सुनाई थी। तो यहीं से ये टॉपिक हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मीडिया के लिए आचार संहिता क्या है, अर्थात मीडिया को कैसे कार्य करना चाहिए, उसकी नैतिकता के क्या क्या आयाम है। तो नंबर 1, अगर हम लोग बात करें स्टैनफोर्ड.एजुकेशन में उल्लिखित जो मीडिया की आचार संहिता है, उसमें नंबर 1, सच की तलाश और उसे रिपोर्ट करना, अर्थात सच्चाई क्या है उसको जानना और उसे ही रिपोर्ट करना। इसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं? इसमें जैसे आपका फैक्ट चेकिंग, फैक्ट सही ढंग से चेक किया जाए और उसे विकृत किए हुए बिना सही रूप में लोगों के साथ पेश किया जाए। और इसमें यह है साथियों की स्रोतों की भी पहचान करना इसमें शामिल होता है, रूढ़ियों से बचना और खुले विचारों के आदान प्रदान को समर्थन देना, ये इसके अंतर्गत शामिल होता है, सच की तलाश और उसे रिपोर्ट करना। दूसरी बात है यथासंभव कम नुकसान पहुंचाना। अब इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित होती हैं? इसमें व्यक्तियों की गोपनीयता, जो प्राइवेसी है, उसका ख्याल रखा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक हैरान करने वाली बात यह है, या यूं कहें कि दिलचस्प बात यह है कि ये जो कोड है ये राष्ट्रीय सुरक्षा में खिलवाड़ करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। और मेरा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है 26/11 वाले हमले में। तो उसमें मीडिया की भूमिका जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही थी, क्योंकि जो भी ऑपरेशन आपने देखा था कि कैरीड आउट किए जा रहे थे एनएसजी कमांडो द्वारा, उसकी सूचना आतंकवादियों को लग रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ था। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो इसमें ये बात ये रखी गई है इसको हटा देना चाहिए। अगली चीज है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करना। अब इसमें क्या क्या है? इसमें जो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और भ्रष्टाचार से बचना, हित संघर्ष और भ्रष्टाचार से बचना तथा समाचार को प्रभावित करने वाले विज्ञापन दाताओं का विरोध करना शामिल होता है। अगली बात है जिम्मेदार होना। जिम्मेदार होना इसमें गलतियों को उजागर करना, आलोचनाओं को अपनी स्वीकार करना और मीडिया की अनैतिक प्रथाओं को उजागर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि डिजिटल समाचार वेबसाइट्स के लिए क्या आचार संहिता के मानक निर्धारित किए गए हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने स्वेच्छा से अपने सदस्यों के लिए एक आचार संहिता बनाई है। इस संहिता को बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि डिजिटल समाचारों के प्रकाशन के दौरान संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को भी कायम रखा जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो डिजिटल समाचार वेबसाइट्स हैं वो आगे क्या क्या काम करती हैं। डिजिटल समाचार वेबसाइट संविधान सहित देश के सभी नियमों का पालन करती हैं, जो लॉ ऑफ लैंड होता है उसका पालन करती हैं। इनमें 30 से ज्यादा ऐसे कानून भी शामिल हैं जिनका संबंध मीडिया से है। इसके साथ भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, सीआरपीसी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों का जहां लागू हो का भी पालन किया जाता है। डिजिटल वेबसाइट्स पत्रकारिता में नैतिकता और कार्यप्रणाली के स्वीकृत मानदंडों का भी दृढ़ता से पालन करती हैं और पेशेवर आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखती हैं। इनमें स्वनियामक नैतिकता के कई स्तर हैं जिनका न्यूज रूम में पत्रकारों और संपादकों के स्तर पर पूरी कड़ाई से पालन किया जाता है। अगली चीज है सटीकता, पारदर्शिता और निष्पक्षता। जो इसके सदस्य हैं उनको गलत, आधारहीन या विकृत सामग्री के प्रकाशन से बचना चाहिए। पूर्व प्रकाशन सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए।
मानहानि से बचना चाहिए। मानहानि से बचने का मतलब यह है कि किसी के ऊपर फालतू के एलिगेशन न लगाए जाएं। लागू कानूनों और नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। उत्तर का अधिकार, राइट टू रिप्लाई। समाचार प्रतिवेदनों और लेखों में उन लोगों या पक्षों की टिप्पणियां या बयान शामिल किए जाने चाहिए जिनके संबंध में आरोप लगाए गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उस व्यक्ति या पक्ष की प्रतिक्रिया यदि बाद में प्राप्त हुई है तो उसको अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। यदि समाचार में किसी परिवर्तनशील घटना का उल्लेख है और संबंधित व्यक्ति या पक्ष जानकारी अद्यतन किए जाने का अनुरोध करता है तो इसे उचित रूप से दिखाया जाना चाहिए। जानकारी अद्यतन करने की तिथि प्रकाशित समाचार में भी दिखाई जानी चाहिए। अगली चीज है हटाना, मिटाना या संपादित करना। यदि समाचार या लेख में गलत या अपूर्ण जानकारी पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति या पक्ष द्वारा अपनी पहचान तथा जानकारी प्रदान करने व आवश्यक दस्तावेजों या सामग्री प्रदान करने पर समाचार के उस हिस्से को संपादित किया जाना चाहिए या फिर उसे हटा दिया जाना चाहिए। संपादित किया जाने का मतलब है कि उसे एडिट कर दिया जाए। तो एडिट शब्द से आप ज्यादा फैमिलियर होंगे। तो कई बार क्या होती है कि इंग्लिश से हम लोग मतलब आसानी से कुछ बातों को समझ जाते हैं, हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है। यदि पूरा समाचार गलत पाया जाता है या उसकी सूचना सही नहीं हो तो पूरे लेख को हटा दिया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है, लेकिन अब पालन तो होता नहीं है। आप यही सोच रहे होंगे लेकिन कम से कम एक मानक तो है। अब भाई चोरी अगर हो रही है कानून होने के बाद तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून ही नहीं होना चाहिए या कानून बनाने का क्या फायदा है। अगली चीज है बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करें। सूचना, जानकारी, तस्वीरों, योजनाओं, रेखाचित्र, कार्टून आदि में कॉपीराइट का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि कॉपीराइट सामग्री का उपयोग किया जाता है तो पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और प्रकाशन के नैतिक और स्वामित्व अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, आईपीआर। इस पर विस्तार में फिर कभी चर्चा करेंगे, तो उसी से संबंधित ये बात है। यदि अनुमति के लिए शुल्क या रॉयल्टी के भुगतान की आवश्यकता होती है तो भुगतान किया जाना चाहिए। तीसरे पक्ष के ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क को बिना अनुमति या जब तक ऐसा करना आवश्यक ना हो तब तक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा के उल्लंघन के मामले में प्राप्त होने वाले किसी अनुरोध और आवश्यक दस्तावेज के माध्यम से पुष्टि के बाद संबंधित सामग्री को संपादित किया जाना चाहिए या हटा देना चाहिए, या फिर अगर आवश्यक हो तो उसे मिटा ही दिया जाए। ये करना ज्यादा उचित है। सनसनीखेज मामलों और अपराध की रिपोर्टिंग के दौरान काफी सतर्कता बरतनी चाहिए। दोष साबित न होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार जो मिला हुआ है हमको, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। सबूतों, गवाह और गवाह के आचरण, अभियुक्त और पीड़ित पर अटकलें लगाने या अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए। ऐसी रिपोर्टिंग तथ्यों और निष्पक्षता पर आधारित होनी चाहिए। कार्यस्थल पर यदि किसी का यौन शोषण, किसी बच्चे का शोषण, बलात्कार, जहां आरोपी या पीड़ित नाबालिग है, वैवाहिक, दंगे और सांप्रदायिक विवाद या झड़प, तलाक और हिरासत मामले, गोद लेने के मामले और यौन उत्पीड़न पर रिपोर्टिंग करते समय विशेष ध्यान तथा सावधानी रखी जानी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, 67A और 67B जहां लागू हो वहां विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस संबंध के अंतर्गत अश्लील सामग्री, बच्चों के बीच जो अश्लील सामग्री, अन्य अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने और उसके प्रसारण पर दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला चीज है कि एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। सभी सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित एवं उल्लिखित शिकायत निवारण तंत्र का पालन करें और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत देनदारियों और हार्बर सुरक्षा के प्रति सजग रहें। इसके लिए आवश्यकता पड़े तो प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश नियम 2011 के अंतर्गत एक शिकायत अधिकारी भी नियुक्त कर सकते हैं, जिसका संपर्क विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए। जो प्रभावित व्यक्ति द्वारा शिकायत की प्राप्ति के 36 घंटे के भीतर कार्य करे और उसकी प्राप्ति से 1 महीने के भीतर उसका निवारण करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम। संपादकीय साथियों के साथ एक तय अवधि में
प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें भारत के संविधान सहित उन 30 से अधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए जो मीडिया के लिए बनाए गए हैं। विशेष तौर पर महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधान और सीआरपीसी, नागरिक और आपराधिक मानहानि, आईपीआर, किशोर न्याय, पॉक्सो, बलात्कार और छेड़छाड़ पर रिपोर्टिंग संबंधित प्रासंगिक प्रावधान, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जाति या लिंग से संबंधित अपराध, घरेलू हिंसा आदि के बारे में जागरूक किया जाए। पीड़ितों का नाम और विवरण, पीड़ितों का पहचान, अपराधी का विवरण, किशोर या नाबालिग की पहचान, कार्यस्थल का उल्लेख करने को सख्ती से रोका जाना चाहिए। मतलब किसी भी आरोपी का जो निस्ता का मामला है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। मतलब उसके घर, माँ बाप, फैमिली के बारे में जानकारी नहीं दी जानी चाहिए मीडिया पर्सनल के द्वारा। पीड़ितों की तस्वीरें, उनके निवास स्थान, कार्यशील आदि की तस्वीरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिक या धार्मिक मामलों से संबंधित रिपोर्टिंग के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे समाचारों तथा तथ्यों को उचित सत्यापन के बाद उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथ्यों का सावधानी और संयम के साथ पता लगाया जाना चाहिए। इन समाचारों को तभी प्रकाशित किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव तथा वातावरण प्रभावित नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबर चलाएंगे जो भारतीय समाज को और ज्यादा तोड़ेगी और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, लोगों में वैमनस्यता और बढ़ेगी, तो ऐसी खबर को चलाया नहीं जाना चाहिए। समाचार सांप्रदायिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। जो हमारा समाचार है वो सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो उन्हीं समाचारों को भी हमको चलाना चाहिए। न्यायालयों और न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसको लेकर अभी जब सीजेआई हमारे एनबी रमना साहब थे तो उन्होंने कहा था कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। तो मामला पता चल रहा है कि अगर अदालत में है वो मीडिया अपने आप से ही जो है लोगों का ट्रायल कर रहा है, तो उसे ही कंगारू कोर्ट कहा जाता है। संपादकीय साथियों के बीच विधायी विशेषाधिकार तथा न्यायिक मामलों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। न्यायालय की सुनवाई, न्यायिक मामलों की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। यह भी तय होना चाहिए कि पीड़ित और अभियुक्तों का पक्ष रखे बगैर कोई खबर नहीं बननी चाहिए। निष्ठा का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से उनका जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ।